हाइड्रोजन peroxide. Ma'am, KMnO4 second in the presence of alkaline. Selenium dioxide. CrO2Cl2. Cr2O3 और Al2O3 एटसेट्रा. ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इनका काम ही ये है कि ये ऑक्सीजन देंगे और हाइड्रोजन को वहां से हटा देंगे. दीज आर ऑल मेंट फॉर ऑक्सीडेशन. कौन कितने लेवल की ऑक्सीडेशन करेगा ये आप हर चैप्टर में याद करोगे. तो ये हर चैप्टर में आएगा. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस. ये प्लस 2 में आएगा. नहीं, प्लस 1 में भी है. कौन सा बचा? कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं रहता उसमें? ठीक है जी. तो ये आपके पास था ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोमराइजेशन. अगली टाइप ऑफ रिएक्शंस है आइसोमराइजेशन. अभी आप सिर्फ कंसेप्ट सीखोगे चीजों का कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, कैसे वो पूछेंगे, कैसे आप आंसर करोगे. ये तो टॉपिक ही कुछ और है. ठीक है. अभी सिर्फ ये समझाओ कि ऑक्सीडेशन समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है. बस इतना समझ आना चाहिए. आइसोमराइजेशन. बेटा आइसोमराइजेशन नाम से समझ आ रहा है कुछ आइसोमर से रिलेटेड होगा पक्का. ये तो समझ आ ही गया था, है ना. आइसोमराइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे पास ब्यूटेन है तो ठीक है, C4H10 है तो है. अगर मैं इसमें AlCl3 थोड़ा सा डाल दूं तो मुझे 2-मिथाइल प्रोपेन मिलना शुरू हो जाएगा. यानी थोड़ा बहुत वहां पे 2-मिथाइल प्रोपेन बन गया. फॉर्मूला अभी भी C4H10 है. हम कहेंगे एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होने लग गया. ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए उन रिएक्शंस को बोलते हैं आइसोमराइजेशन. ऐसे मेरे पास 1-क्लोरोप्रोपेन था और मुझे मिल गया 2-क्लोरोप्रोपेन. तो नेचुरल आइसोमराइजेशन हो गई. जैसे C5H10 है तो सारे आइसोमर बन सकते हैं. सारे कोई भी आइसोमर बन सकता है ना, कोई फिक्स नहीं. फिक्स कोई. ठीक है. 1-क्लोरोप्रोपेन से अगर 2-प्रोपेन बन जाए तो अंडरस्टूड. आपको समझ आ गया कि आइसोमराइजेशन हो गई है. समझ आया? मैम अगर इक्विलिब्रियम, देयर इज साइन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसका मतलब इसमें वो भी बन जाएगा और उससे वो भी बन जाएगा. दोनों बनेंगे. इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, फिर तो दोनों ही बनेंगे. 100% ये तो बन नहीं सकता. तो नेचुरल जब आप वो लोगे AlCl3 लोगे तो ये भी बनेगा और वो भी होगा ही वहां पे थोड़ा बहुत. ल्यूइस एसिड जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं. आपको थोड़ा सा तो समझ आ जाना चाहिए था. क्या हमने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट तो डालना या ना डालना ये तो बीच में जाता है और वैसे का वैसे प्रोड्यूस हो जाता है. कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन करवाना. खुद ना यूज होता है ना यूज होने देता है खुद को. ठीक है. अब आप सोच के देखो, ऐसे ही तो किया कि एक घर में 4 कार्बन थे और उन्होंने कार्बन को ठीक तरह से रीअरेंज कर दिया. यही किया. तो आइसोमराइजेशन इज नथिंग एल्स, इट्स अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट. जैसे आपके घर में एक रूम में बेड लगा होता है, अगर मम्मा उसको हिला के थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दे तो उन्होंने नया बेड नहीं खरीदा, उन्होंने इसको सिर्फ रीअरेंज किया, शिफ्ट किया. ठीक है. तो रीअरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर इज नॉट की परचेज ऑफ फर्नीचर. ऐसे यहां पे आप ना कुछ ऐड कर रहे हो ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ही तो कर रहे हो. कि इस मिथाइल को उठा के यहां से यहां ले आए, इस हाइड्रोजन को इधर कर दिया. इतना ही तो किया. आपने क्या कभी ऐसा पहले कभी नहीं किया? तो आपने किया. क्या मैंने कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट आपको सिखाई थी? सिखाई थी. हाइड्राइड शिफ्ट सिखाई थी.
और मिथाइल शिफ्ट भी सिखाई थी। तो जब हम हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट करते थे तो हम बेसिकली इसी तरह का कुछ काम करते थे। हम कहते थे ये स्टेबल नहीं है, इसे ये उठा के इस मिथाइल को अपने पास बुला लेगा, ये इस H को यहाँ ले जाएगा एंड सो ऑन, समहाउ लाइक दैट। वैसे ही ये एक सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट्स हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल खुद को रीअरेंज करता है और फिर नया सिस्टम, नया स्ट्रक्चर बना के बैठ जाता है। ठीक है, कौन कितना बनेगा ये उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल होगा कम बनेगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आप पहले कर चुके हो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही करा दिया था, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें बच्चे? इसमें हमने क्या था, हाइड्राइड शिफ्ट, हमने किया था मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, अब जरा सोच के देखो। मिथाइल शिफ्ट की मिथाइल, मिथाइल, मेरे पास ये कंपाउंड है, सोच के बताना कि ये कौन सी कैटेगरी में डालूं। दिस इज, ऐसा हो गया, ये अपने आप ही ये बनना शुरू हो गया, क्यों बना? ये हाइड्राइड शिफ्ट। ये H यहां से यहां चला गया ऑक्सीजन पर, और ये COOH ऑर्थो पे चला गया, तो वही बना। तो इट इज अ रीअरेंजमेंट। ठीक है, कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक रीअरेंजमेंट हुई और आपको एक नया मॉलिक्यूल मिला। ये मॉलिक्यूल था सैलिसिलिक एसिड। ये उसमें कौन कैप्शन होता है? कौन कैप्स में होता है? कौन कैप्स उसमें क्या होता है? ये सैलिसिलिक एसिड। थोड़ा था, हो सकता है इंग्रेडिएंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है। उससे भी क्या होता है, कैसे होता है? आज स्ट्रक्चर लगे था। तो सैलिसिलिक एसिड इज रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आप पहले कर चुके हो। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है, इसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये नहीं कहना कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में ये लिखा है, वो मैंने कहा था कि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां जाके ये नहीं कहना कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आ गया तो मैंने ये लिखा ही, तो गलत ही है। ठीक है, आइसोमराइजेशन, रीअरेंजमेंट वी आर फिनिश्ड विद। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन रिएक्शंस। चैप्टर खत्म कर देना। A reaction in which two molecules join together, with the removal of a small unit, like water, ammonia, alcohol, etc. लिखिए, जरा सुनो और समझो। मेरे पास ये एसिड है और ये अल्कोहल। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये वाटर निकल गया, HOH, ठीक है, बाहर, और ये बन गया RCOOR प्लस वाटर। इसका मतलब एसिड और अल्कोहल आपस में क्या कर गए, कंबाइन किए विद द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल
तो हम कहेंगे ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर बना। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब था दो चीजों का जुड़ना विद द रिमूवल ऑफ वाटर और अमोनिया और समथिंग स्मॉल यूनिट। ठीक है, जैसे आपके पास जरा सोच के देखो, ये मेरे पास एक ग्लूकोज है जिसमें OH है, ये मेरा दूसरा ग्लूकोज है, इसके पास भी एक OH है। अगर मैं यहां से एक वाटर निकाल दूं तो क्या कहोगे? दोनों ग्लूकोज आपस में क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, ईथर बनेगा। देखो जरा क्या बनेगा, वो ऊपर तो एस्टर बना, यहां पे बनेगा बेटा O। ये कंपाउंड बना, क्या आप मुझे बता सकते हो ये ईथर है? आप सबको बताइए कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन क्या होता है? ईथर। ठीक है, ये टॉपिक, ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि कंडेंसेशन बता देती हूँ। माइनस वाटर हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है। और बायोमोलिक्यूल्स में +1 ने आज ही किया कि दो ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के आपस में जुड़ जाते हैं, और वो एक ईथर लिंकेज था, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे था। ठीक है, नॉन मेडिकल वाले मेरे पास कितने हैं इस टाइम पे? कोविद और अदिति और अभिषेक। अभिषेक मेडिकल आपका? नॉन मेडिकल है। बस नॉन मेडिकल वालों को थोड़ा कम पता होगा इस बारे में कि ये ग्लूकोज है और ये दोनों कंबाइन करके, लेकिन इतना तो समझ आ गया ना नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कि यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बनता है तो ये ईथर लिंकेज है। दिस इज ईथर लिंकेज। ठीक है, दिस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस हो जाना, जुड़ जाना। अब जरा बताओ इस रिएक्शन को कंडेंसेशन क्यों कहेंगे? मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, CH2 HCOH। यहां से एक वाटर निकल गया, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, बेस कैटलिस्ट है इस रिएक्शन का, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। CH3C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH बना। तो क्या बोलूं, ये कौन सी रिएक्शन है? क्या ये एडिशन है? तो आंसर इज नो। क्या ये रिमूवल है? नो। क्या ये एलिमिनेशन है? तो नो। नेचुरल है, क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन कहलाएगी। समझ रहा है? कंडेंसेशन का मतलब क्या है? और इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। सोच के जो मुझे बता पाए, कौन बता पाएगा कि इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों रखा गया? दो एल्डिहाइड कंडेंस हो गए। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड कंडेंस हुए इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन। एक एल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड, यहां से वाटर निकल गया और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गए। ठीक है जी, कंडेंसेशन रिएक्शंस वी आर फिनिश्ड विथ। नाउ वी हैव ये एल्डोल। अब आपकी केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस लिखी हुई है वो जरा वही वाला पेज खोलो जहां मैंने टर्म्स लिखवाई थी। मैंने कहा ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो खोलो जहां पे सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की लिस्ट बनाई थी ना, लंबी सी लिस्ट, वो खोलो जहां 9-10 नाम लिखवाए थे। टिक करो कौन कौन सी हो गई है। ये सारी हो गई है, बस एरोमेटाइजेशन रह गई है। ये हाइड्रोजनेशन। हाँ हाँ जी बेटा, अब जरा टर्म्स देखते हैं। हाइड्रेशन इज H2 एडिशन ना। अब वहां पे कुछ टर्म्स है हाइड्रेशन H2 बॉन्ड जो मैंने अब बता दी है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। क्या मतलब हुआ हाइड्रोजिनेशन?
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या कहोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। मैम कंडेंसेशन और टर्म्स है बेटे। कंडेंसेशन भी डिहाइड्रेशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन ही कर रहे थे, तो कंडेंसेशन एक नाम है जिसको डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। ऐसे ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है ना। तो एक ही चीज के दो तीन बार नाम, कई बार हम कंफ्यूज करने के लिए खामखा नाम बदल देते हैं, तो आपको सारे नाम एक दूसरे से रिलेट करने आने चाहिए बस, ठीक है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं बोलूं कार्बोक्सिलेशन तो आपने समझ आना है कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बोक्सी, C डबल बॉन्ड OO। कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी हो तो उसे बोल देते हैं कार्बोक्सिलेशन। और अगर वर्ड आ जाए डी कार्बोक्सिलेशन तो आ जाएगा रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन कौन गेस करके बताएगा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यस, रिमूवल ऑफ HX। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को एक साथ हटा दो तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। व्हाट इज हैलोजिनेशन? क्या मतलब हुआ हैलोजिनेशन का? एडिशन ऑफ X2। कह दू ना X2, पता है आपको X2 इज हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। जैसे आज ही मैंने कहा था क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, तो आपने Cl2 डाला था उसमें, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हम यूज करते हैं। मैम डी हाइड्रोजनेशन हो सकता है, हाइड्रो हैलोजिनेशन। हमने तो हाइड्रोजन में वहाँ 2 क्यों नहीं लिखा था? HX में 2 कैसे आ सकता है? HCl HBl में HCl2 कहाँ लिखते हैं? HCl2 बैलेंस होती है बेटा, है कि लास्ट टॉपिक ऑफ GOC इज एरोमेटाइजेशन। GOC का लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो था वो था एरोमेटाइजेशन। नाम बताओ जी, इसका नाम क्या है? 3, 2, 5, 6 हेक्सेन। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम क्या है? बेंजीन। ये था C6H14, बाद में बन गया C6H12 और अब बन गया C6H6। बताओ क्या किया मैंने? हाइड्रोजन, नाम रखो आप, इनमें से कोई एक नाम है इसमें। डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। 2 हाइड्रोजन कम किए, फिर 6 हाइड्रोजन कम किए, तो मैंने माइनस, वैसे बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन ही तो किया, डिहाइड्रोजिनेशन। और रिएजेंट डालेंगे बेटा Cr2O3Al2O3 एट हाई टेम्परेचर, ये काम हो जाता है। क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बना था, एरोमेटिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना था, इसलिए इस रिएक्शन को बोल दिया गया एरोमेटाइजेशन। क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड बना पा रहे थे फ्रॉम हेक्सेन, तो ये बन गया एरोमेटाइजेशन।
नेम दीज कंपाउंड्स। Heptane, 1-methyl, cyclohexane, सेम रिएजेंट लेकिन 7 मेंबर का रिंग है मेरे पास। बेटा बेंजीन तो 6 मेंबर की रहेगी, 7 मेंबर की हो नहीं सकती, इसलिए एक कार्बन हमने बाहर निकाल दिया। cyclohexane, ये था हेप्टेन, ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और ये बन गया टोलुइन। राइट है अभी भी एरोमेटाइजेशन, क्योंकि आप एरोमेटिक तो बना ही गए। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन वर्ड का मतलब है जब हम एरोमेटिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो ये बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस। जितने नाम ऑर्गेनिक में अब हम, ये मैंने ये नहीं कहा कि चैप्टर किया, ये तो बेसिकली वो नाम मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए जो अब हम चैप्टर्स में यूज किया करेंगे। तो जब वो नाम हम बोलें या मैं बोलूं तो आपको ऐसा लगना चाहिए सुना हुआ है। ठीक है, अगर वो एकदम से अनजान सी भाषा बोलूंगी तो आप समझोगे फारसी में पढ़ा रही है मैम, तो एटलीस्ट अब फारसी नहीं लगेगी, है ना। तो मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों ने जितने मैंने नाम बोले जितना समझ आए बस समझ आना चाहिए। ऑक्सीडेशन मीन्स